तो वेस्टिबुलर एपरेटस देखने के बाद में हम दूसरा पार्ट देखेंगे इंटरनल ईयर का। इनर ईयर का हम दूसरा पार्ट देखेंगे जो कि एसोसिएटेड है किसके साथ में, हियरिंग के साथ में, और इस पार्ट को हम कहते हैं कॉक्लिया। और इस कॉक्लिया का फंक्शन जैसा मैंने आपको बताया हियरिंग है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से जो ड्रेन करेगा दैट विल बी द कॉक्लियर डिवीजन ऑफ 8th क्रेनियल नर्व। इतनी बात भी मुझे समझ में आ गई है, और मुझे ये भी पता है कि कॉक्लिया और वेस्टिबुलर एपरेटस फाइलोजेनेटिकली डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि अलग अलग टाइम पर क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। और इस पार्ट का काम क्या है, हियरिंग। यहाँ पर भी बोनी लेबारिंथ होगा, बोनी लेबारिंथ के अंदर क्या होगा, मेम्ब्रेनस लेबारिंथ। सो मैं बना रहा हूँ व्हाट इज कॉल्ड एज अ कट सेक्शन ऑफ कॉक्लिया, कट सेक्शन ऑफ कॉक्लिया। सो आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये बीच में मेम्ब्रेनस लेबारिंथ है, और ये मेम्ब्रेनस लेबारिंथ आप ये देख रहे हैं कि ये एक पाइप के अंदर है, तो ये बाहर वाला क्या होगा, बोनी लेबारिंथ, और ये बीच में क्या होना चाहिए, पेरिलिम्फ, और इसके अंदर क्या होना चाहिए, एंडोलिम्फ। तो अगर मैं कट सेक्शन आपको दिखाऊंगा तो मुझे उसमें आपको 3 कंपार्टमेंट्स दिखाने, एक ये जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, और एक ये वाला जो इसके अंदर है, इसके अंदर भरा होगा एंडोलिम्फ और बाहर भरा हुआ होगा पेरिलिम्फ। सो अगर मैं कट सेक्शन ऑफ कॉक्लिया आपको दिखाता हूं तो मैं ये देखूंगा कि इस कट सेक्शन ऑफ कॉक्लिया में मुझे 3 कंपार्टमेंट दिखाई देंगे। हमने बीच वाले को कहा स्केला मीडिया, अभी हम देखेंगे। मैं एक बारी इसको आपको डिफरेंट कॉक्लिया वहां पर दिखाता हूं, फिर इसको मैं डायग्राम को बनाएंगे यहाँ पर हम इसको। अब आप इस डायग्राम को देखिए, दिस इज द कट सेक्शन ऑफ कॉक्लिया। सो कट सेक्शन ऑफ कॉक्लिया में आपको ये समझ में आ गया कि आपको 3 कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो 3 कंपार्टमेंट्स में ऊपर वाले को आप कह रहे हैं स्केला वेस्टिबुलाई, बीच वाले को आप कह रहे हैं स्केला मीडिया, इसको हम कॉक्लियर डक्ट भी कहेंगे, और सबसे नीचे वाले को आप कह रहे हैं स्केला टिम्पेनाई, इसको आप कह रहे हैं स्केला टिम्पेनाई। इसमें और इसमें भरा हुआ होगा पेरिलिम्फ, और ये आपस में मैं कहीं ना कहीं से कम्युनिकेट करता हुआ आपको दिखाऊंगा। मैं डायग्राम थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और नंबर 2, इस जगह को आपने क्या कहा है, स्केला मीडिया, और ये स्केला मीडिया के अंदर भरा हुआ होगा एंडोलिम्फ। तो यहाँ एंडोलिम्फ, यहाँ पेरिलिम्फ और यहाँ पेरिलिम्फ, इन दोनों को मैं क्या करूँगा, कम्युनिकेट करूँगा। So these are the 3 basic chambers that are seen in the cochlea. So we will come back to that diagram again. So आपने ये समझा कि ये बीच में जो पार्ट है, इस पार्ट को आपने कहा है स्केला मीडिया, इस ऊपर वाले पार्ट को आपने कहा है स्केला वेस्टिबुलाई या वेस्टिबुली, और नीचे वाले पार्ट को आपने कहा है स्केला टिम्पेनाई या टिम्पेनी। सो पहले तो ये समझिए। नंबर 2, मैंने यहाँ पर एक कम्युनिकेटिंग चैनल बनाया है। इस कम्युनिकेटिंग चैनल को मैं कहूँगा हेलिकोट्रेमा। ये कम्युनिकेट करता है बिटवीन, कम्युनिकेशन अलाउ करता है बिटवीन स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई। और हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्लूइड होगी उस फ्लूइड को आप कहेंगे पेरिलिम्फ, यहाँ पर भी जो फ्लूइड होगी उसे आप क्या कहेंगे, पेरिलिम्फ, और यहाँ पर जो फ्लूइड होगी इस फ्लूइड को हम कहेंगे एंडोलिम्फ। और स्केला मीडिया को हम एक और नाम से बुलाएंगे, इसे हम बहुत फेमसली इस नाम से भी बुलाएंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज दी कॉक्लियर डक्ट एज वेल, कैन बी कॉल्ड एज कॉक्लियर डक्ट एज वेल। सो हमने ये कहा स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया या कॉक्लियर डक्ट, स्केला टिम्पेनी, कम्युनिकेटिंग चैनल मैंने कहा हेलिकोट्रेमा, इसमें जो फ्लूइड है उसे मैंने कहा है पेरिलिम्फ, इसमें जो फ्लूइड है उसे भी मैंने कहा है पेरिलिम्फ, लेकिन इसमें जो स्पेशल फ्लूइड है उसे मैं क्या कह रहा हूँ, एंडोलिम्फ। अब आप इस मेम्ब्रेन की तरफ ध्यान दीजिए, ये मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन सेपरेट्स स्केला वेस्टिबुलाई एंड द कॉक्लियर डक्ट। सो जिस मेम्ब्रेन को मैंने हाईलाइट किया है, ये मेम्ब्रेन हम ये देख रहे हैं, ये सेपरेट कर रही है इन 2 कंपार्टमेंट्स को। ऊपर है स्केला वेस्टिबुलाई और नीचे है स्केला मीडिया या कॉक्लियर डक्ट। इस मेम्ब्रेन को आप कहेंगे रीजनर्स मेम्ब्रेन। सो इस मेम्ब्रेन को आपने कहा है रीजनर्स मेम्ब्रेन। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से हल्का सा लेबल कर देता हूँ, RM। RM स्टैंड्स फॉर रीजनर्स मेम्ब्रेन। सो रीजनर्स मेम्ब्रेन सेपरेट्स scala vestibuli and the cochlear duct. This membrane is ultra thin, ये काफ़ी थिन है। इसका फ़ायदा ये है
कि ये इन दोनों फ्लूइड्स को आपस में मिक्स नहीं होने देगी। लेकिन अगर कोई प्रेशर वेव यहाँ पर जनरेट होती है, स्केला वेस्टिबुलाई की फ्लूइड को हम हिलाते हैं, तो उससे जो प्रेशर होगा उस प्रेशर वेव को ये रोक नहीं पाएगी और उस प्रेशर की वजह से एंडोलिम्फ को भी वाइब्रेट करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स दिस अल्ट्रा थिन मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ द मिक्सिंग ऑफ द टू फ्लूइड्स। पर अगर आपने इस पेरिलिम्फ को हिलाया, किसके अंदर, स्केला वेस्टिबुलाई के अंदर हिलाया, तो आप क्या देखेंगे कि ये एंडोलिम्फ भी वाइब्रेट होगा। सो ये प्लीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द रीजनर्स या राइजनर्स मेम्ब्रेन। आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। नाउ लेट अस लुक एट द other membrane. This membrane is separating the cochlear duct from the scala tympani. सो आप ये स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनी के बीच में ये मेम्ब्रेन देख रहे हैं। ये मेम्ब्रेन उतनी थिन नहीं है, हालांकि ये भी हिल सकती है लेकिन उतनी थिन नहीं है। इस मेम्ब्रेन को आप कहेंगे बेसिलर मेम्ब्रेन। सो हमने ये कहा एक दूसरी मेम्ब्रेन हो गई, इस मेम्ब्रेन को मैंने क्या कहा है, बेसिलर मेम्ब्रेन। ये बेसिलर मेम्ब्रेन उतनी थिन नहीं है जितनी राइजनर्स या रीजनर्स मेम्ब्रेन थिन है। अब बड़े ध्यान से बात सुनिएगा कि इस बेसिलर मेम्ब्रेन पर इसका मतलब स्केला मीडिया में यानी कि कॉक्लियर डक्ट में देयर इज अ सेंसरी ऑर्गन, दिस इज द ऑर्गन ऑफ हियरिंग। सो मैं फिर आपको बता रहा हूं कि बेसिलर मेम्ब्रेन पर इसका मतलब स्केला मीडिया में एक सेंसरी ऑर्गन मुझे दिखाई दे रहा है। इस सेंसरी ऑर्गन को, जो कि ऑर्गन ऑफ हियरिंग है, इसे हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। दिस इज द ट्रांसड्यूसिंग ऑर्गन इन हियरिंग। ट्रांसड्यूसिंग का मतलब समझिए, जब कोई चीज़ किसी एक फॉर्म ऑफ सेंसेशन को दूसरी फॉर्म ऑफ सेंसेशन में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे, तो इस प्रोसेस को आप कहेंगे ट्रांसड्यूसिंग। और यहाँ पर हम देखेंगे कि मैकेनिकल चीज़ को हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, और मैकेनिकल सेंसेशंस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में ह्यूमन ईयर में कन्वर्ट करने का काम किसका है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का। ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इसीलिए सेंसरी ऑर्गन ऑफ हियरिंग बोला जाता है, एंड इट इज़ लोकेटेड on the basilar membrane in the scala media। और जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि अगर कोई चीज़ क्या है सेंसरी ऑर्गन है, तो उसके ऊपर क्या होने चाहिए, रिसेप्टर्स होने चाहिए। और हमेशा की तरह यहाँ पर भी रिसेप्टर कौन होंगे, हेयर सेल्स। सो आप ये देखेंगे कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर भी जो रिसेप्टर्स हैं वो कौन है, हेयर सेल्स। और यहाँ पर भी हेयर सेल्स में आपको क्या दिखाई देगा, स्टेरो या स्टीरियो सीलिया आपको दिखाई देगा। सो आई होप दिस अरेंजमेंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब हमेशा की तरह मैं इस एरिया को भी एक मेम्ब्रेन से कवर करूँगा। सो आई एम कवरिंग दिस पार्ट विद अ मेम्ब्रेन। और अब की बार मैं इस मेम्ब्रेन का नाम रख रहा हूँ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। सो दैट मीन्स एक और मेम्ब्रेन यहाँ पर हमें दिख गई, इस मेम्ब्रेन को हम कह रहे हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, इस एरिया में मैं फिर जेली लाइक फ्लूइड भरूंगा। ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इस हेयर सेल के जक्स्टा पोजिशन में आ रही है। दैट मीन्स इट इज़ अबैटिंग वेरी नियर दी हेयर सेल्स। और अब की बार आप समझ सकते हैं कि मैं जो ये साइनैप्स कर रहा हूँ, ये जो फाइबर्स हैं, दीज फाइबर्स आर एक्चुअली द फाइबर्स ऑफ द cochlear division of the vestibulocochlear nerve. So these are the fibers of the cochlear division of the vestibulocochlear nerve. ये impulse को यहाँ से टेम्पोरल लोब के ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक सेरिब्रम के लेके जाएंगे। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। इसको हम रिकैप करते हैं। मैंने आपसे कहा ये कंपार्टमेंट स्केला वेस्टिबुलाई, ये स्केला मीडिया, ये स्केला टिम्पेनाई, ये रीजनर्स मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, साइनैप्स मैंने किया किसके साथ में, कॉक्लियर डिवीजन ऑफ द वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व, और मैंने इसको कवर किया एक मेम्ब्रेन से जिसे हमने कहा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। दिस इज़ अ फंक्शनल और अ सिंप्लीफाइड डायग्राम। मैं आपको एक्चुअली एक बार डायग्राम दोबारा रिकैप वहाँ पे एक बार और कराता हूँ। इस डायग्राम को बहुत जल्दी से देख लीजिए। हमने ये कहा ये स्केला वेस्टिबुलाई है, ये आप देख रहे हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन है, ये हमने कहा कॉक्लियर डक्ट है, यहाँ पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर ये जो मेम्ब्रेन कवरिंग है इसको हमने कहा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये हमने कहा स्केला टिम्पेनाई है। ये क्या है, स्केला
टिम्पेनाई है। सो ये 3 चेम्बर्स, ये आपका सेंसरी ऑर्गन ऑफ हियरिंग, और उसके ऊपर मेम्ब्रेन्स का नाम ध्यान रखिए दोबारा, ये रीजनस मेम्ब्रेन, अल्ट्रा थिन, इन दोनों फ्लूइड को मिक्स नहीं होने देगी, लेकिन यहाँ पर अगर कोई प्रेशर जनरेट होगा तो ये फ्लूइड भी हिलेगा। नंबर 2, हम ये देख रहे हैं कि ये बेसिलर मेम्ब्रेन, ये थोड़ी टफ है, इसके ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है जो कि ट्रांसड्यूस करता है मैकेनिकल सेंसेशंस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो मैं इस डायग्राम को आपको अब थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग के बारे में बताता हूँ। सो हमें अच्छे से समझ में आ गया है कि ये कॉक्लिया का स्ट्रक्चर कैसा है। अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअली हम सुनते कैसे हैं, हाउ डू वी एक्चुअली हियर। सो जैसा हम देख रहे हैं कि कॉक्लिया जो है वो हियरिंग के काम में आ रही है, और अब मुझे देखना ये है इसके स्ट्रक्चर को समझने के बाद में कि इसकी फंक्शनैलिटी कैसे है, किस तरह से हम एक्चुअली सुनते हैं। सो अगर आप एक छोटा सा डायग्राम समझने की कोशिश करें तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक इस तरह का एक डब्बा बनाता हूँ। इसको मैं अगर 2/3/4 एंटी स्पायरल टर्न कर दूं तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है कॉक्लिया में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बीच में मैंने आपसे ये कहा कि ये कॉक्लियर डक्ट होगा, ये पार्ट क्या होगा, कॉक्लियर डक्ट होगा। तो ये मैंने बोनी लेबारिंथ बनाया, अंदर क्या होना चाहिए, मेम्ब्रेनस लेबारिंथ होना चाहिए। तो इस चीज़ को मैंने क्या कहा, कॉक्लियर डक्ट, इसको मैंने क्या कहा, स्केला वेस्टिबुलाई, इसको मैंने क्या कहा, स्केला टिम्पेनाई, यहाँ कहीं पे हेलिकोट्रेमा होना चाहिए। सो आप समझ गए, ये स्केला वेस्टिबुलाई, ये स्केला मीडिया, या इसको मैंने क्या कहा, कॉक्लियर डक्ट, और इस पार्ट को मैंने क्या कहा, स्केला टिम्पेनाई। एज यू कैन सी दे आर कम्युनिकेटिंग। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, पेरिलिम्फ, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, पेरिलिम्फ, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, एंडोलिम्फ, और इसमें कौन सा ऑर्गन होना चाहिए, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, जो कि ट्रांसड्यूसिंग ऑर्गन है हियरिंग का। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो आपने शटल कॉक का अगर डब्बा देखा है तो शटल कॉक के डब्बे के आगे ढक्कन होता है, आप उस तरह का एक इमेजिन कीजिए। अब हम क्या कह रहे हैं कि मैं इस जगह पर बोनी लेबारिंथ में एक विंडो खोल देता हूं। तो मैंने क्या किया है कि ये जो स्केला वेस्टिबुलाई के सामने जो बोनी लेबारिंथ है उसमें मैंने एक ओपनिंग क्रिएट कर दी है, और इस विंडो को, क्योंकि इसकी शेप ओवल है, मैं इसको कहूँगा ओवल विंडो या फेनेस्ट्रा ओवेलिस। फेनेस्ट्रा शब्द फ्रेंच में विंडो के लिए होता है। सो मैंने यहाँ पर क्या खोल दिया है, एक ओवल विंडो खोल दी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब बहुत मैं चाहूँगा आप कंसंट्रेशन से 2 मिनट बस इस चीज़ को देखिए। यहाँ कहीं पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगी। हमने क्या कहा, ये क्या है, आपका मिडिल ईयर की शुरुआत है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जुड़ी हुई होगी किससे, मेलियस से। मेलियस जुड़ा हुआ होगा किससे, इंकस से, और इंकस जुड़ी हुई होगी किससे, स्टेप्स से। और ये क्या है, फुट प्लेट ऑफ स्टेप्स। इस फुट प्लेट ऑफ स्टेप्स को आप इसमें फंसा दीजिए। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये ईयर ऑसिकल्स हैं, ये मेलियस है, ये इंकस है, ये स्टेप्स है, और मैंने स्टेप्स की जो फुट प्लेट है उसको इस ओवल विंडो में फिट कर दिया है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब होना क्या है, होना ये कि जो साउंड वेव्स आएंगी और आपके ईयर ड्रम पे गिरेंगी, वो ईयर ड्रम क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा तो कौन वाइब्रेट करेगा, मेलियस। मेलियस से वाइब्रेशन किस पे जाएंगी, इंकस, और इंकस से ये किस पर जाएंगी, स्टेप्स पर, और स्टेप्स इंपिंज करेगा, जैसे आप पैडल को इंपिंज करते हैं गाड़ी के, उस तरह से इंपिंज करेगा इसमें, और वो हिलाएगा किसको, पेरिलिम्फ को। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो आपकी जो साउंड वेव्स कलेक्ट की हैं आपके एक्सटर्नल ईयर ने, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से, वो जाके किस पे गिरी हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। तो जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हिली है तो उसके पीछे मेलियस हिली है, मेलियस से इंकस, इंकस से स्टेप्स, और स्टेप्स की फुट प्लेट जाकर के ओवल विंडो में इस तरह से पिस्टन लाइक एक्शन कर रही है, और उसके अंदर जो पेरिलिम्फ है उसको क्या कर रही है, प्रेस कर रही है। अब उसके अंदर अगर आप इस पेरिलिम्फ को क्या कर रहे होंगे, प्रेस कर रहे होंगे, तो आप ये चाहते हैं कि ये जो प्रेशर वेव्स ये जो क्रिएट होंगी, ये प्रेशर वेव्स इस तरह से पूरे लेंथ में जाए। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं ये नहीं चाहता कि ये प्रेशर वेव्स यहीं पर डाई आउट हो जाएं। सो मैं ये चाहूँगा कि इसके अंदर जो प्रेशर वेव्स जा रही हैं, क्योंकि मुझे पूरी तरफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को क्या करना है, स्टिमुलेट करना है, तो मैं ये चाहूँगा कि ये प्रेशर वेव ट्रांसमिट एक एंड से दूसरे एंड पर हो। इसीलिए मुझे करना ये पड़ेगा कि मुझे इस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पर एक और विंडो खोलनी पड़ेगी, और इस विंडो को हम कहते हैं राउंड विंडो।
इस विंडो को हम कहते हैं राउंड विंडो। तो अगर मैंने यहाँ पर एक विंडो खोल दी तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये प्रेशर वेव्स इस तरह से डिसिपेट हो जाएंगी और ये स्ट्रक्चर थोड़ा बाहर ऐसे निकलता रहेगा और उसकी वजह से इसका डैमेज भी नहीं होगा। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर मुझे साउंड वेव्स को थ्रू एंड थ्रू लेके जाना है तो मुझे ओवल विंडो के इधर एक और विंडो खोलनी पड़ेगी। इस विंडो को मैंने क्या कहा है? राउंड विंडो। राउंड विंडो को हम कह सकते हैं फेनेस्ट्रा रोटंडस। तो फेनेस्ट्रा का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ, विंडो का मतलब क्या होता है? फेनेस्ट्रा होता है। तो इधर जो है आपने देखा ओवल विंडो, इधर आपने क्या देखा? राउंड विंडो। अब आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। होगा ये कि जिस टाइम पर साउंड वेव्स आएंगी तो साउंड वेव्स आकर के किस पे गिरेंगे? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। इससे वाइब्रेट किया मेलियस, इससे वाइब्रेट किया इंकस, इससे वाइब्रेट किया स्टेप्स। स्टेप्स ने किसको हिलाया? पेरिलिम्फ को। और अब अगर आपको याद है तो ये वाला पार्ट जो है वो रीजनर्स मेम्ब्रेन है। रीजनर्स मेम्ब्रेन की वजह ये हुई कि ये जो पर्टिकुलर फ्लूइड है ये भी हिलेगी। ये हिलेगी तो बेसिलर मेम्ब्रेन भी थोड़ा सा क्या होगी? वाइब्रेट होगी। और बेसिलर मेम्ब्रेन पे हमने क्या देखा था? बेसिलर मेम्ब्रेन पे हमने क्या देखा था? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे हमने क्या देखे थे? एयर सेल। और उसके ऊपर हमने क्या देखा था? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये बेसिलर मेम्ब्रेन हिलेगी तो ये जो हेयर सेल्स हैं ये किससे टकराएंगे? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन विल प्रेस अगेंस्ट द हेयर सेल्स एंड दिस विल जनरेट द एक्शन पोटेंशियल or the depolarization, and this is how you will convert mechanical sensation into electrical impulse, and these electrical impulse from here will actually be taken to the auditory cortex. I hope you have understood कि hearing कैसे होती है। तो सुनने के लिए बेटे हमें इस फ्लूइड को हिलाना है। इस फ्लूइड की वजह से ये फ्लूइड हिलेगी, ये फ्लूइड हिलेगी तो बेसिलर मेम्ब्रेन थोड़ी सी वाइब्रेट होगी, और बेसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगी तो हेयर सेल एबट करेंगे या किसके साथ आकर के टकराएंगे? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन उसके अगेंस्ट प्रेस करेगी, एंड दिस इज हाउ इलेक्ट्रिकल impulse or electrical signals are generated which are taken to the auditory cortex. So I hope this is absolutely clear the mechanism of hearing. अब एक बहुत बड़ी बढ़िया बात सुनिए। हम ये कह रहे हैं कि इस फुट प्लेट ऑफ स्टेप्स को एक फ्लूइड को हिलाना है, फ्लूइड को हिलाना है, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया था? डैम्पिंग कर दिया था। अगर आपको शुरू में याद आ रहा है जब मैंने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के फंक्शन बताए थे तो मैंने कहा था कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन साउंड वेव्स को क्या करती है? डैम्प करती है। लेकिन साथ के साथ अगर मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आप ये देखें कि ये एक बड़ा चक्कर है और ये इसके वाइब्रेशन जाने हैं छोटे चक्कर पे, तो अगर ये थोड़ी भी हिली तो ये ज़्यादा हिल जाएगी। दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिस लार्जर व्हील to this smaller wheel will be much more, and therefore even a slight movement of the tympanic membrane will correspondingly cause a larger movement of the stapes, and therefore it will be able to generate enough pressure to create the ripples in the perilymph and hence enable us to hearing. इतनी बात आपको समझ में आ गई है। एक और बात आप ये समझिए, एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके सुनिए। आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कीजिए और उसे सुनिए। आप एक गाना गाइए, अगर बहुत अच्छा नहीं गाते हैं तो भी गाइए, और उस गाने को आप सुनिए, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके सुनिए। अब होगा ये कि जब आप अपनी आवाज़ को सुनेंगे रिकॉर्ड करने के बाद में, तो सारी दुनिया ये कहेगी आपकी आवाज़ है, पर आपको नहीं लगेगा कि आपकी आवाज़ है। तो ये क्यों हो रहा है? जब आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके सुन रहे हैं तो आपको नहीं लगता वो आपकी आवाज़ है, लेकिन बाकी सारे लोगों को पता है कि ये आपकी आवाज़ है। इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि दूसरे लोग जब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो एयर से कंडक्शन से सुन रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूँ तो एयर से साउंड वेव्स जा रही हैं उसके कान तक, सो दे आर listening the sound only which is conducted through the air. लेकिन जब आप बोल रहे हैं अपने लैरिंग्स से, सो आप एक मिक्सचर सुन रहे हैं that is conducted through air as well as conducted through the bones और आपकी बॉडी कैविटीज, जो कि आपको एक पर्टिकुलर पिच देती है। So that means you are hearing a quality of sound that is actually different from the quality of the sound that is being heard by other people, and that is why you are not able to tell whether it is your own voice after you have seen, after you are hearing it, after recording it on a particular instrument. This is absolutely clear. So एक और तरीका है कि अगर मैं ईयर प्लग कर दूं, दोनों कानों को बंद कर दूं, और कान के पीछे अगर आप इस जगह को देखेंगे तो ये मैस्टॉइड प्रोसेस है। इसके ऊपर आप एक ट्यूनिंग फॉर्क का बेस रख दीजिए, सो यू कैन स्टिल हियर द वाइब्रेशन इन स्पाइट ऑफ क्लोजिंग द ऑडिटरी कैनाल, बिकॉज साउंड वेव्स कैन बी कंडक्टेड थ्रू द बोन्स एज वेल। हमारा मकसद तो उस पेरीलिम्फ को हिलाना है। किसी भी तरह से अगर हमने पेरीलिम्फ को हिलाया जिसकी वजह से एंडोलिम्फ हिलेगा टिकोक्लियर डक्ट में, तो वी कैन एक्चुअली hear, so you can hear through the bones as well. So आप जो सुन रहे हैं वो मिक्सचर है, दूसरा जो सुन रहा है वो केवल एक ही सिंगल क्वालिटी की साउंड सुन रहा है, जो दैट इज कंडक्टेड थ्रू द एयर।
एक चीज़ और बड़े ध्यान से सुनिए, अगर कोई डेफनेस इस कंडक्शन सिस्टम की वजह से होती है, दैट मीन्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ये जो कंडक्टिंग पार्टवे है इसकी वजह से होता है, दिस मान लीजिए ओल्ड एज में यहाँ पर एंकाइलोसिस हो जाए, जॉइंट्स में आर्थराइटिस हो जाए, ये जॉइंट्स आसानी से मूव ना करें, सो आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी डेफनेस आ सकती है। ये डेफनेस हमेशा पार्शियल डेफनेस होगी। So conduction deafness is normally a partial deafness and it can be helped, these patients can be helped by the use of what are called as the hearing aids. So कान में जो मशीन लगाने की बात होती है वो हम कंडक्शन की जो प्रॉब्लम्स है, कंडक्शन पाथवे में जो प्रॉब्लम आ रही है हियरिंग में, उसको मदद करने के लिए हम कान में मशीन लगा सकते हैं। ये साउंड वेव्स को क्या करती है, एम्पलीफाई, ताकि आप फ्लूइड को हिला सकें। लेकिन अगर न्यूरल डेफनेस हुई तो वो जनरली कंप्लीट होगी। मान लीजिए ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई खराब हो जाए, मान लीजिए ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई खराब हो जाए या नर्व कट जाए, कॉक्लियर डिवीजन ऑफ वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, उसके बाद आप जितनी मर्जी फ्लूइड को हिला लीजिए आप सुन नहीं पाएंगे। सो मैं दो तरह की डेफनेस बता रहा हूँ, एक कंडक्शन डेफनेस, दूसरी सेंसरी डेफनेस। मैंने आपसे कहा कि कंडक्शन डेफनेस जनरली पार्शियल है, ये जनरली कंप्लीट है। कंडक्शन डेफनेस को आप मदद कर सकते हैं किससे, हियरिंग एड से, जिसमें कान की मशीन जिसके साउंड को एम्पलीफाई करती है, लेकिन जनरली ये इसके रिजल्ट्स बड़े फ्रस्ट्रेटिंग है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इंटरनल ईयर। मुझे लगता है कि अब आपको ये उतना फोबिया नहीं रहा होगा।